स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की। इन इकोलॉजी, ए बायोजियोकेमिकल साइकिल और सब्सटेंस turnover or cycling of substances is a pathway by which a chemical substance move through biotic and abiotic compartments of the earth। अर्थात बायोजियोकेमिकल साइकिल्स या जैव भू रासायनिक चक्रों में रासायनिक पदार्थ केमिकल सब्सटेंसेस पृथ्वी से वायुमंडल में और वायुमंडल से पुनः पृथ्वी पर पहुंचते हैं, जिन्हें हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स: वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल आदि। सबसे पहले हम बात करेंगे जलीय चक्र या वाटर साइकिल की। वाटर पृथ्वी पर जलीय स्रोतों से, सूर्य की गर्मी से या हीट के द्वारा इवेपोरेशन की सहायता से वायुमंडल में पहुंचता है। इसके अतिरिक्त पादप भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल को पृथ्वी से वायुमंडल में पहुंचाते हैं। वायुमंडल में यह जल कंडेंसेशन या संघनन की क्रिया के द्वारा बादलों में, क्लाउड्स में परिवर्तित हो जाता है और इन क्लाउड्स से वर्षा के द्वारा जल पुनः पृथ्वी पर पहुंचता है और पृथ्वी के विभिन्न जलीय स्रोतों में सम्मिलित हो जाता है। तो इस प्रकार जलीय चक्र में पृथ्वी से जल वायुमंडल में और वायुमंडल से पुनः पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसे हम जलीय चक्र कहते हैं। मनुष्य जलीय चक्र को प्रभावित कर सकता है, जैसे जलीय स्रोतों से आवश्यकता से अधिक जल का प्रयोग करके, वनस्पति को काटकर उसकी जगह पे ऐसे पदार्थ जैसे कंक्रीट आदि का उपयोग करके जो जल को सोयल के द्वारा, मृदा के द्वारा अवशोषित होने से रोक देते हैं, या मनुष्य पॉल्यूटेंट्स को पानी के अंदर सम्मिलित कर देते हैं, जिससे जल जलीय चक्र के लायक नहीं रहता या पॉल्यूटेड हो जाता है। हम इस जलीय चक्र को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? जल का संरक्षण कर सकते हैं, ऐसे पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं जो मृदा में जल के अवशोषण में सहायक होते हैं, या हम ऐसे केमिकल कंटेंट्स को कम उपयोग में ला सकते हैं जो जल की क्वालिटी को खराब करते हैं और जल के रन ऑफ को, अर्थात वापस जलीय स्रोतों में मिलने से रोकते हैं। अब दूसरा लेते हैं हम कार्बन साइकिल। इससे पहले हम ये देखेंगे कि कार्बन के वायुमंडल में या पृथ्वी पर स्रोत कहाँ हैं या वो कहाँ स्टोर हो सकती है। वायु में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वनस्पति फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के रूप में संरक्षित कर सकती है। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो पृथ्वी में दबे रहते हैं, यह हीट और प्रेशर के द्वारा बनते हैं। समुद्रों में डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। समुद्रों में जो जीव पाए जाते हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड से अपने शेल के निर्माण कर सकते हैं। चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में या लाइमस्टोन के रूप में कार्बन जो है वो स्टोर रहती है। अगर हम बात करें कार्बन साइकिल की, तो कार्बन साइकिल में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज के रूप में या ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में संचित हो जाती है। इन पादपों से यह कार्बन
यह कार्बन ऑर्गेनिजम्स में या जीवों में या हर्बीवोरस के अंदर पहुंच जाता है। अब यह कार्बन वापस कैसे वायुमंडल में पहुंचती है? पेड़ों के डीके या डिकम्पोजिशन से, जीवों के डीके या डिकम्पोजिशन से, या हम पृथ्वी में उपस्थित फॉसिल और पदार्थों को या फॉसिल फ्यूल्स को या लकड़ी को जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वापस जल में पहुंचती है। पादप या जीव श्वसन की क्रिया के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः वायुमंडल में पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन वायुमंडल से पृथ्वी पर और पृथ्वी से पुनः वायुमंडल में चक्रित होते रहते हैं। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। मनुष्य कार्बन साइकिल को कैसे प्रभावित करता है? पेड़ों को काट देते हैं जिससे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पादपों के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती और प्राकृतिक कार्बन डाइऑक्साइड की अवशोषण दर कम हो जाती है। फॉसिल फ्यूल्स को अधिक मात्रा में जला करके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। जैसे जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाती है। समुद्रों में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा से एसिडिफिकेशन हो जाता है, समुद्री जल की अम्लता बढ़ जाती है जो वहाँ उपस्थित जीवों के लिए उचित नहीं होती। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% के करीब पाई जाती है। यह जीवों में डीएनए, प्रोटीन, अमीनो एसिड आदि बनाने के लिए आवश्यक होती है। पादप या जीव सीधे नाइट्रोजन को वायुमंडल से अवशोषित नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनिज्म या जीव इस नाइट्रोजन को कैसे प्राप्त करते हैं? इसके लिए दो प्राकृतिक प्रोसेस होते हैं जिनमें नाइट्रोजन गैस को हम यूजेबल नाइट्रोजन के रूप में, उपयोग में लाने वाली नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। पहला, लाइटिंग। वर्षा के दिनों में जब बिजली चमकती है तो उसकी लाइटिंग या हीट से वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन वर्षा के जल से क्रिया करके विभिन्न प्रकार के नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बना करके जल के साथ पृथ्वी पर पहुंच जाती है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा भी नाइट्रोजन को बायोलॉजिकल रूप में या जैविक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है या उसे हम फिक्स कर सकते हैं, उसे हम स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए 5 मेन प्रोसेसेस होते हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन होता है। सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन की। राइजोबियम बैक्टीरिया गैस नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं जिसे पादप अवशोषित कर सकते हैं। यह राइजोबियम जीवाणु या बैक्टीरिया पेप्लियोनेसी कुल के पादपों की जड़ों में नोड्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं जिन्हें राइजोबियम नोड्यूल्स भी कहा जाता है। नाइट्रिफिकेशन की क्रिया में अमोनिया मृदा में जीवाणुओं के द्वारा नाइट्राइट NO2 एंड नाइट्रेट NO3 आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। एसिमिलेशन, अब यह अमोनिया, अमोनियम आयंस और नाइट्रेट आयंस
पादपों के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, जिससे डीएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन का निर्माण होता है। जीव, एनिमल्स, यह नाइट्रोजन पादपों को खा करके या पादपों से प्राप्त करते हैं। अमोनिफिकेशन, जीव, एनिमल्स अपने एक्सक्रीट में या यूरिन में नाइट्रोजन को छोड़ते हैं। अतिरिक्त नाइट्रोजन मृदा में एकत्रित होती है जब जीवों की मृत्यु होती है। डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया और फंजाई आदि इस नाइट्रोजन को या नाइट्रोजन वेस्ट को यूजेबल अमोनिया और अमोनियम आयंस में परिवर्तित कर देती है। डीनाइट्रिफिकेशन, जीवाणु जो मृदा में पाए जाते हैं वो यूजेबल अमोनिया और अमोनियम आयंस को वापस नाइट्रोजन गैस के रूप में परिवर्तित करके या नाइट्रस ऑक्साइड गैस के रूप में परिवर्तित करके वायुमंडल में पहुंचा देते हैं। यहाँ हम नाइट्रोजन साइकिल को देख सकते हैं, जिसमें वायुमंडल से नाइट्रोजन विभिन्न इन 5 प्रोसेसेस के द्वारा पृथ्वी से होती हुई, जीवों से होती हुई पुनः वायुमंडल में पहुंचती है। मनुष्य नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल को कैसे प्रभावित करता है? मनुष्य ऐसे फ्यूल्स को उपयोग में लाता है जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड वायुमंडल में सीक्रेट होते हैं या पहुंच जाते हैं, जिससे एसिड रेन होती है जो वनस्पति को या एक्वेटिक इकोसिस्टम को या पदार्थों को जैसे मेटल है, स्टोन है, उनको प्रभावित करते हैं। एक्सेस लाइवस्टॉक वेस्ट और फर्टिलाइजर्स को ऐड करके नाइट्रस ऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में बढ़ा देते हैं। N2 इज ए गैस, ग्रीन हाउस गैस भी होती है, जिससे ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग की संभावना बढ़ जाती है। Runoff from agriculture lands and sewage facilities adds nitrogen to the aquatic ecosystem. एग्रीकल्चर में जो पोल्यूटेंट्स हैं या सीवेज जो शहरों से आते हैं, उनमें जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो जलीय इकोसिस्टम या जलीय पारितंत्र में सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे एल्गल ब्लूम्स बनते हैं और वह जल उपयोग में नहीं आ सकता, तो इसे हम डेड जोन्स कह देते हैं। थैंक यू। अगले चक्रों के लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे।